सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं शीतल भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TW के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ में ज़बरदस्त होंगे। तो जल्दी से सेशन से जुड़िएगा, कमेंट करके बताएं कौन कौन जुड़ चुके हैं। हिमानी सिंह, नंदिनी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पूजा, नंदिनी, अनु चौधरी, राम राम। सचिन पाल, ज्योति निगम, अर्चना, श्वेता शाक्य, निधि तिवारी, पूजा, अंकिता पाल, जयवीर, विजय कुमार पाल, पम्मी मौर्य, कुमार, सुजीत, अमन मिश्रा, निधि, गुंजन चौधरी, आराधना, कल्लू कालिया, सैयदा खान, अजय शुक्ला, प्रीति गुप्ता, बहुत शानदार, गुड मॉर्निंग। ज्योति, फरहीन, आदित्य, रचना, श्वेता, नीतू, स्वीटी, रश्मि, विनय शर्मा, बहुत शानदार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। जुड़ते रहेंगे सभी। थोड़ी सी क्लास आज लेट हो गई क्योंकि उधर मेरी डेमो चल रही थी, तो इसलिए मुझे आधा घंटा लेट आपकी क्लास करानी पड़ी। ठीक है, कोई नहीं। अब रिवीजन कर लेते पहले जल्दी से कल का, उसके बाद फिर पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, चलेगा। हमने कल व्यंजनों को पढ़ना आरंभ किया था और व्यंजनों में हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे। आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं यर अलावा, जिसके विषय में हमने एक एक वर्ण को देख लिया था। आपके अर्धस्वर कौन से हैं, संघर्षहीन कौन से हैं, श्रुति मूलक कौन से हैं, यानी कि एक एक चीज को आपने बहुत अच्छे से समझा है कि आपका यह और वह शब्द वर्ण 2 हैं, लेकिन इन 2 के अनेक नाम हैं। इनको ही अर्धस्वर कह दिया, इन्हीं को संघर्षहीन कह दिया, इन्हीं को श्रुति मूलक कह दिया, है ना। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं तो आपका एकमात्र ल पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, और उसके बाद लुंठित वर्ण के नाम पर हम र को जानेंगे। इसी को आप कंपन जात कहते हैं, इसी को आप प्रकंपित कहते हैं, इसी को आप पूर्णतया खड़ी पाई रहित व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो मैम 12 बजे पॉलिटी की, हाँ कोई बात नहीं, 11:30 से 12 बजे तक आधा घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद आप पॉलिटी की ले सकते हैं। फिर 1 बजे से हम यूट्यूब पर पहुंचेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। चलेगा, अब जल्दी से इसका रिवीजन कर लो, आपकी जिम्मेदारी रिवीजन करना। तो हम पढ़ना ही आरंभ करते हैं। ऊष्म व्यंजन आपने देखे, ऊष्म व्यंजन के बाद हमने संयुक्त व्यंजन को पढ़ा, संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन, उनके सभी नामों को आपने देखा। इनको ताड़नजात कहते हैं, उत्क्षिप्त कहते हैं, विकसित कहते हैं, आगत कहते हैं, आधुनिक कहते हैं, संकर कहते हैं, द्विज भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी आपका ड कैसा है, ये अल्प प्राण है, ढ महाप्राण है। अब इन अल्प प्राण महाप्राणों को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मानक वर्ण कुल कितने हैं, कुल मिलाकर अब आपके 53 हैं, और वो 53 कैसे हुए वो भी मैंने आपको बता दिया भैया। 11 आपके स्वर हैं, 2 अयोगवाह है, 33 मूल व्यंजन है, 4 संयुक्त हैं, द्विगुण है, और एक विशिष्ट वर्ण आपका 2024 में ऐड किया गया है। तो वर्तमान में अब आपकी संख्या कितनी हो जाती है, 53 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देख रहे थे घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं, एक आपके घोष वर्ण और एक आपके अघोष वर्ण। ठीक है, क्लास सही करवा लीजिए, रुक रुक कर चलती है। दिव्या, अच्छा दिव्या की ही रुक कर चल रही है, आप सभी की चल रही है? बताओ मुझे, सभी की सही चल रही है? सबकी तरफ से क्लास ओके है या नहीं है? तो हमने देखा आपका ये चार्ट, मैंने आपको बताया कि आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कैसा होता है, आपका अघोष होता है, तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, हमारा सघोष होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि अच्छा मैम लेट क्यों हो गई, मैंने बताया ना लेट में इसलिए हो गई, एक मेरी डेमो थी BPSC की, तो उसमें थोड़ा सा मुझे 1.5 घंटा पढ़ाना पड़ा, तो इस वजह से लेट हो गई थी। अब आपकी लेट नहीं होगी आगे से। ठीक है, तो अब चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आपके घोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं घोष वर्ण, किनको कहते हैं? तो स्वर यंत्र में कंपन्न होना क्या कहलाता है, आपका घोष कहलाता है। जब आपका स्वर यंत्र जहां से स्वर निकल रहा है उसमें जो कंपन्न होता है हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम घोष कहते हैं। चलेगा, स्वर यंत्र में कंपन्न होना क्या कहलाता है, घोष कहलाता है। कंपन्न होना ही क्या कहलाता है, उसको हम घोष कहते हैं। तो जब जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय
उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि घोष वर्ण कुल कितने होते हैं वो बता दीजिएगा। घोष वर्ण कुल कितने हैं होते हैं? तो इनकी संख्या होती है आपकी 31। कितनी होती है? 31 होती है, 31 होती है। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या 31 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो कहेंगे इनकी कुल संख्या 31 होती है, 31 होती है। अब ये 31 कैसे होती है वो भी चर्चा का विषय है कि इनकी कुल संख्या 31 कैसे है भाई। तो हम कहेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। इसको घोष या फिर आप सघोष भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। घोष, सघोष कह लो या घोष कह लो, एक ही बात है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका क्या होता है? सघोष होता है। साथ में आपके सभी स्वर क्या होते हैं? वो घोष कहलाते हैं। जितने भी स्वर हैं सभी स्वर आपके घोष कहलाएंगे, प्लस आपके अंतस्थ, आपके जो अंतस्थ वर्ण हैं वो आपके अघोष कहलाएंगे। अंतस्थ में आपका क्या आ जाएगा? य र ल व। ठीक है, अंतस्थ में आपका य र ल व और इनके साथ में एक ऊष्म आप है भी ऐड कर लेना। ठीक है जो है ये भी घोष होता है। तो आपका अंतस्थ, अंतस्थ के साथ साथ है। ठीक है, अंतस्थ और आपका है सघोष वर्ण है। कैसे वर्ण है? तो कहेंगे ये सघोष वर्ण है। तो इनकी अगर आप काउंट करोगे तो इनकी कुल संख्या आपकी 31 बैठेगी कि आपके प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरा वर्ण, 5 वर्ग हैं तो 5 वर्गों के तीसरा वर्ण 5 ही हो गए। तो 5 तिया 15, तो ये हो गए आपके 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 11 आपके 31 हो गए, क्योंकि 11 आपके स्वर होते हैं। तो आपके कुल आपके 31 वर्ण क्या कहलाते हैं जी? उनको हम घोष कहते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इनको याद कर लेना, ये याद हो जाएंगे तो गलती कहीं नहीं करोगे, डरना नहीं है। तो आपके घोष वर्ण क्या हो गए? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय, ये तो खैर आपको पता ही है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, पीछे देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? आपका सघोष कहलाता है। और सघोष के साथ साथ अब आपके और क्या हो जाएंगे? प्लस आपके सभी स्वर, है ना, प्लस आपके सभी स्वर, प्लस आपके अंतस्थ, एंड देन आपका है। ये आपके क्या है? ये आपके सघोष वर्ण है। सभी स्वर हो गए, आपका अंतस्थ हो गया और आपका है हो गया। ठीक है, चलेगा। बीपीएससी का बुद्धा बैच लिए थे, अब दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। बाकी एक बार हेल्पलाइन नंबर कॉल कर लेना शिप्रा, पता चल, वो बता देंगे आपको जैसे भी है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अघोष वर्ण की तरफ। भाई अघोष किसको कहते हैं? तो चलेंगे दूसरा पॉइंट, हम अघोष लिख लेते हैं। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? वो अघोष कहलाते हैं। ठीक है मैम, अघोष भी स्वर है? हाँ, जितने भी स्वर हैं वो अघोष भी हैं, और व्यंजन भी, व्यंजनों को तो गिनवा दिया, आपका तीसरा चौथा व्यंजन है वो भी आपका क्या है? वो भी अघोष, वो भी सघोष है, और जितने भी आपके स्वर हैं वो भी सघोष हैं। अब बात आती है अघोष की, कि अघोष किसको कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपको आपकी स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में
उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता है। कंपन नहीं होता है। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है बताएंगे मुझे? अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका विपरीत मान लो। विपरीत कैसे? जैसे ये है 13 तो इसको उल्टा कर दिया, सॉरी ये है 31 तो उसको उल्टा कर दो 13, तो इनकी संख्या 13 होती है। इनकी संख्या कितनी है? तो भैया इनकी संख्या 13 होती है। 31 का उल्टा कर दो 13, तो इनकी संख्या आपकी 13 हो गई। तो अब कौन कौन सा वर्ण आपका अघोष होता है? तो आपका बचा वर्ग का पहला और दूसरा। जब आप बोलोगे क ख तो ज्यादा स्वर तंत्रियों को जोर नहीं देना पड़ रहा, कोई कंपन नहीं हो रहा, तो वो आपके क्या है? अघोष है। तो इनकी संख्या आपकी हो गई 31, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या है? अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, साथ में क्या बचता है आपका? श श स, यानी कि तीनों तरह के स आपके क्या होते हैं? वो हमारे अघोष होते हैं। श श और स। आप देखेंगे भाई पहला और दूसरा वर्ण यानी कि 5 5 10 10 तो ये हो गए, साथ में 3 ये, तो 13 वर्ण आपके क्या हो गए? अघोष हो गए। श श स ह अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण साथ में श श स, ये आपके कैसे वर्ण हैं? तो इनको हम अघोष वर्ण कहेंगे। मैम स्पर्श व्यंजन के नीचे अमामा लिखी है, क्या है वो? अमामा, पता नहीं मैंने क्या लिखा है, कहाँ लिखा है अमामा? अच्छा, ये एम एम जो लिखा है ये है अल्प प्राण, एम से महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ये लिखा है। ठीक है, तो चलो मैं इसको लिख ही देती हूं। ये क्या है आपका? इसको कहेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण एम से महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, इसी तरह से ये आपका अल्प, ये आपका महा और ये आपका अल्प। ठीक है, ऐसे समझिएगा, ये अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। तो पहला आपका अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण। इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अघोष आपके ये हो गए और सघोष आपके हो गए। तो स्वर यंत्रों में जब कंपन हो गया वो सघोष या घोष वर्ण है। तो आपके सभी स्वर आपके घोष हैं। आपका अंतस्थ भी घोष होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका घोष होता है ना। और साथ में ह को भी हम इसमें ऐड करेंगे आपका, तो है आपका किस में आएगा? सघोष होगा। है आपका अघोष नहीं होगा। श श स आपका अघोष है, लेकिन ह आपका अघोष नहीं है, वो आपका सघोष होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का विभाजन करना है। प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करना है। तो वो कितने होते हैं आपके व्यंजन? ठीक है, चलें नेक्स्ट। ये समझ में आ गया हो तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु एवं या उच्चारण प्रयत्न या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण।
का वर्गीकरण कर लेते हैं। अब प्राणवायु के आधार पर हम कितने प्रकार से वर्गीकृत करेंगे? 2 प्रकार से। सबसे पहला होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है आपका महाप्राण। ठीक है, एक होता है हमारा अल्प प्राण और एक होता है हमारा महाप्राण। तो इधर लिख लेते हैं अल्प प्राण और इधर लिख लेते हैं महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण करते समय अधिक प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा, मैम क्लास बीच बीच में बफ हो रही है, मैं 1 मिनट चेक कराती हूँ, रुको 1 मिनट। तो अल्प प्राण और एक हमारा हो जाता है महाप्राण। तो देखेंगे अल्प प्राण में आपका क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, या जिन वर्णों के उच्चारण में, इस तरह से कर लो, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और ये जो अल्प प्राण है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी भी संख्या कुल 31 है। ठीक है, इनकी कुल संख्या 31 है, इनकी कुल संख्या 31 है। कुल संख्या कितनी है? तो कहेंगे इनकी कुल संख्या 31 है। अब किस प्रकार से 31 है? तो आप लिखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो प्रत्येक वर्ग का आप देखेंगे, मैंने आपको बताया एक है अल्प प्राण, एक है महाप्राण। तो ये है पहला, ये है तीसरा और ये है पांचवा, है ना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका क्या कहलाता है? अल्प प्राण। तो कहेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है मैम, कोई मतलब ही नहीं है लाइव क्लास लेने का जब क्लास ही नहीं चल रही है। अच्छा दिव्या, पता नहीं दिव्या की क्यों नहीं चल रही, सबकी चल रही है। दिव्या आप थोड़ा सा फिर रुक के देख लेना दिव्या, क्योंकि अगर तुम्हारा समय बर्बाद होगा इस हिसाब से तो बिल्कुल। तो आपके जितने भी स्वर हैं सभी स्वर क्या कहलाते हैं? वो भी आपके अल्प प्राण हैं। सभी स्वर कितने हैं भाई? आपके 11 स्वर हैं। तो 11 के 11 स्वर आपके क्या हैं? वो हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? उनको हम अल्प प्राण कह देंगे। अब 11 स्वरों के साथ साथ और क्या? सभी स्वर आपके अल्प प्राण हैं। और उसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ वर्ण। आपके अंतस्थ कितने हैं? अंतस्थ आपके 4 हैं। अंतस्थ आपके 4 हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था ड और ढ जो उत्क्षिप्त है, तो उसमें उत्क्षिप्त में आपका एक उत्क्षिप्त आ जाएगा ड। उत्क्षिप्त में आपका एक आएगा जिसको हम कहते हैं ड, ये वाला। तो कुल मिलाकर अब आपके कितने हो गए? ये आपके अल्प प्राण हो गए। अल्प प्राण कितने होते हैं? अल्प प्राण हमारे 31 होते हैं, इनकी कुल संख्या 31 है। तो यहां पर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये तो आप जान गए, प्लस सभी स्वर अल्प प्राण है, साथ में अंतस्थ। और अब देखो ये घोष वाले वर्णों से कितना भिन्न है। अगर घोष वर्ण की बात करें तो घोष में आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण था, साथ में अंतस्थ था और अंतस्थ के साथ साथ है था। लेकिन यहां पर है नहीं है आपका अल्प प्राण में, यहां पर ह के स्थान पर आपका क्या है? ड है, ड। ठीक है, तो ड आपका क्या है? अच्छा क्लास चल रही है, रुक जा रही है, अच्छा चलेगा। उसके बाद महाप्राण, चलो बस इसको और पढ़ लो, अब तो क्लास समाप्त होने ही वाली है। उसके बाद चलते हैं फिर आपके महाप्राण। अब महाप्राण क्या है? जिनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलेगी वो आपके महाप्राण हैं। तो कहेंगे जिनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, जिनके उच्चारण में
उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलेगी तो उसको आप क्या कह देंगे, उसको हम महाप्राण कह देंगे। अधिक मात्रा में निकलती है उसको आप क्या कहते हैं, उसको महाप्राण कहते हैं। अब इनकी संख्या क्या है, तो कहेंगे भाई इनकी कुल संख्या 15 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या 15 होती है। कुल संख्या 15 होती है। अब ये 15 किस प्रकार से है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो क्या, आपका वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो बचा कैसा, दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण होगा। ठीक है ईशा बताओ क्या, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या है, महाप्राण है। प्लस आपके जो ऊष्म व्यंजन है, जो आपके ऊष्म वर्ण है या ऊष्म व्यंजन लिख लो, तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं आपके, 4 हैं। तो ऊष्म व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए। प्लस आपका एक उत्क्षिप्त, और उत्क्षिप्त में आपका कौन सा आ जाएगा, ढ आ जाएगा, क्योंकि ढ को बोलने में आपको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, वो है आपका ये वाला ढ। ठीक है, तो अब ये आपके 15 हो जाते हैं महाप्राण और 31 होंगे आपके अल्पप्राण। 15 हो जाते हैं महाप्राण और 31 हो जाते हैं 31 हो जाएंगे अल्पप्राण। समझ में आए कि नहीं आए, एक बार फिर से अब मेरे साथ आप इसको रिवीजन करिएगा। यहां पर मैंने आपको बताया, देखो भैया घोष का क्या मामला है, सघोष का। सघोष कितने हैं आपके, तो ये जो सघोष है ये भी आपके 31 हैं। लेकिन जब घोष की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा प्लस आपका श और स, इनको मिलाकर आपके कुल कितने, कुल आपके 13 वर्ण बनते हैं घोष। अब उसी तरह से जब अल्पप्राण और महाप्राण की बात करें तो आपके जो अल्पप्राण हैं वो कितने बनेंगे, तो अल्पप्राण आपके बन जाते हैं 15, और इनमें 15 नहीं 31, अल्पप्राण आपके कितने बन जाएंगे, 31 बन जाएंगे। और उसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है। प्लस आपका 4 अंतस्थ वर्ण हो गए, है ना, आपके अंतस्थ वर्ण हो गए, और अंतस्थ के साथ साथ में एक उत्क्षिप्त हो गया आपका, जिसको हम ड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ड कहते हैं, ये आपका उत्क्षिप्त हो गया, ये अल्पप्राण है। और उसी तरह से जब महाप्राण की बात करते हैं तो महाप्राण आपके कितने हैं, तो महाप्राण हमारे हैं 15। अब इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या है, महाप्राण है। प्लस आपके जो ऊष्म वर्ण है वो आपके आ जाएंगे, प्लस एक उत्क्षिप्त जिसको हम कहते हैं ढ, ये आपका आ जाता है, ये हमारे महाप्राण है। ये याद हो जाएंगे आपको जब 2-3 बार आप इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है मैम, ड तो वैसे ही 5 वर्ग में आता है तो इसको अलग से नहीं सुषमा, मैंने आपको क्या बताया, आपको आगत व्यंजन बताए थे। एक तो देखो ये 5 वर्ग में आ रहा है ड और ढ, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन क्या इनके नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है, नहीं लग रहा ना। ये जो नुक्ता लग रहा है तो ये अब हमारा दूसरा वर्ण है जो कि हमने अरबी फारसी से ग्रहण किया है, वो आगत व्यंजन है। ड ढ ये तो है ही है, साथ में ड और ढ की बात करेंगे जिसके नीचे ये नुक्ता बिंदी लगी है, इसीलिए मैंने बिंदी लगाई। ये उत्क्षिप्त वर्ण है, इनका नाम उत्क्षिप्त है, और ये आपके स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन अलग हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन आपके अलग हैं। ठीक है, तो इनके नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए ये स्पर्श में नहीं गिनेंगे, ये उत्क्षिप्त में आ जाएंगे आपके। तो आपका ये उत्क्षिप्त हो गया। एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ जो जो आपने देखा। हम देख रहे थे भैया घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को हमने विभाजन किया, और अघोषत्व के आधार पर, घोषत्व कह लो या अघोषत्व। घोष का मतलब जब स्वरतंत्रियों में कंपन्न होगा, तो जिन भी वर्णों को उच्चारण में स्वरतंत्रियों में ज्यादा कंपन्न होता है वो घोष या सघोष वर्ण है। इनकी संख्या है 31। अब इनकी संख्या 31 कैसे है, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि लास्ट के तीनों जो वर्ण हैं वो घोष हैं। साथ में आपके जितने भी अंतस्थ हैं कितने हैं, 4, यार अलावा और एक है और ऐड कर लेंगे तो आपके कुल कितने हो जाते हैं, हमारे कुल 31 वर्ण हो जाते हैं घोष वर्ण। तो अब इनको याद रखना, और जो कल मैंने आपको वर्णमाला की क्लास ली थी ना, तब अब दोबारा से आप उसको देखना जिसने नहीं देखी है, यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराई थी, तो अब करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है,
उसके बाद अघोष वर्ण, जब स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है, इनकी संख्या 13 है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श श स ये अघोष वर्ण है। ठीक है। उसके बाद हम देखें आपके प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जब व्यंजनों का वर्गीकरण किया, दो प्रकार से किया, अल्प प्राण, महाप्राण। जहां पर ज्यादा प्राणवायु, प्राण यानी कि श्वास वायु का प्रयोग किया जा रहा है वो आपका, जहां पर कम का किया जा रहा है वो अल्प, और जहां पर ज्यादा का किया जा रहा है वो आपका महा। ठीक है। अब अल्प प्राण कितने हैं आपके? 31 हैं, और महाप्राण आपके कितने हैं? ये आपके 15 होते हैं। ठीक है। अब इसमें आपका ड और ढ वाला मामला और है थोड़ा सा, वो आप याद रखना। जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ड वो अल्प है और ढ आपका महाप्राण है। ठीक है, चलेगा। तो यहीं पर आपका सेशन समाप्त करते हैं। अगली क्लास का भी आपका समय हो चुका है और हमारा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण रह गया है, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी 1 बजे आपकी क्लास होगी, यूट्यूब पर प्रैक्टिस हम करेंगे, तो आप 1 बजे आ जाइएगा। हिंदी के बहुत से टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे यूट्यूब पर। मिलते हैं 1 बजे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।